नमस्कार। ट्राई सिटी अपडेट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। ट्राई सिटी में रिकॉर्ड 1039 नए मामले, 9 की मौत। रात का कर्फ्यू भी शुरू। जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में डेली वेज कर्मी ने किया आत्मदाह का प्रयास। और कनाडा में पढ़ाई की चाहत में गंवाए लाखों, एम्बेसी के बाहर किया प्रोटेस्ट। और अब खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्ती दिखाते हुए रात का कर्फ्यू भी लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद ट्राई सिटी में आज 1039 यानी कि 1039 नए कोरोना के पेशेंट सामने हैं, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। 9 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। चंडीगढ़ में आज 399 नए मामले आए और 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद चंडीगढ़ में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 388 तक पहुंच गई है। वहीं पंचकुला में आज 159 नए मामले आए, लेकिन किसी की मौत की सूचना नहीं है। मोहाली में ये आंकड़ा 481 तक पहुंच गया, जहां 7 लोगों की मौत भी हो गई है। मोहाली में अब तक 465 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं और ट्राई सिटी में अब मरने वालों का आंकड़ा भी 1009 तक पहुंच गया। हम आपसे बार बार यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, वैक्सीनेशन भी करवाएं। लेकिन आपकी लापरवाही इस कदर बढ़ गई कि प्रशासन को कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया, जो कि आज रात से लागू हो जाएगा। डीसी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए। नाइट का कर्फ्यू रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाने के आदेश जारी हो गए हैं। इसको लेकर डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने विस्तृत ऑर्डर जारी किए हैं। इस आदेशों में स्पष्ट किया है कि रात 10:30 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता। इसके अलावा इस दौरान कहीं भी ट्रेवलिंग भी नहीं की जा सकती। नाइट कर्फ्यू के दौरान बाहर जाने के लिए लोगों को प्रशासन से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया। रेस्तरां, बार, शराब के ठेके और अन्य क्लब्स अब 10 बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे। चंडीगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के सेक्टर 19 के कार्यालय में आज एक डेली वेज कर्मचारी ने नौकरी जाने के कारण छत पर चढ़कर पेट्रोल छिड़का और खुद को आग लगा ली, लेकिन समय रहते लोगों ने देख लिया और उसके सहकर्मियों ने उसे बचा लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया। इसके बाद कर्मचारियों ने डीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। ऊपर क्यों चढ़े हो आप? मेरे को पैसे 8 महीने नौकरी निकाल रखा हूँ। 8 महीने से न तो पैसे हैं मेरे पास, न तो कुछ खाने के लिए। ठेकेदार के साथ और क्लर्क और मिस्टर गुरजंट सिंह वहाँ पर हैं। उन्होंने मुझे मिली भगत करके मुझे निकलवाया गया और नकली सर्टिफिकेट वाले वहाँ पर बंदे रखे गए हैं। बुधवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 19 स्थित डीईओ ऑफिस में जमकर बवाल हुआ, जब एक युवक आत्महत्या करने डीईओ ऑफिस की छत पर चढ़ गया और खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। युवक आग लगाने ही जा रहा था कि किसी की नजर उस पर पड़ गई और उसे बचा लिया गया। युवक की पहचान धनीराम के रूप में हुई है, जो कि सेक्टर 42 के गवर्नमेंट स्कूल में चौकीदार के पद पर कार्य कर रहा था, लेकिन पिछले 8 महीने से उसे वहां से भी निकाल दिया गया और वेतन भी नहीं दिया गया। इसको लेकर वह तनाव में था और आत्महत्या करने जा रहा था। वहाँ लोगों और पुलिस ने बचाया तो कहा कि ठेकेदार पैसे मांगता है। मैं पैसे नहीं दे पाया तो नौकरी से निकाल दिया। ठेकेदार के साथ प्रिंसिपल ने भी पैसे मांगे। जब इस बारे में शिक्षा विभाग को शिकायत दी तो उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं किया जाता, उल्टा उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जिन पे मैंने कंप्लेंट करी है, जब जिन पे कंप्लेंट करी है उनकी तो प्रमोशन कर दी है इन्होंने। जिनकी कंप्लेंट करी है उनकी तो प्रमोशन कर दी है। हमें तो घर से बाहर निकाल दिया, स्कूल से बाहर, घर से भी घर में। गवर्नमेंट स्कूल में आपको, आप मेरी बात सुनिए, ऊपर देखिए, हमारी तरफ देखिए। आपको नौकरी से किस लिए निकाला गया है? ठेकेदार पहले तो मैं डीसी रेट पे लगा हुआ था जी, मैं कह रहा हूँ डीसी रेट पे दोबारा ऊपर देखो, डीसी रेट पे दोबारा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बराड़ साहब ने मेरे को डीसी रेट से हटा के आउटसोर्स पे डाल दिया। आउटसोर्स से बाद मेरे को जब प्रिंसिपल ने पैसा मांग रहे थे उस पर कंप्लेंट डाली, तो कंप्लेंट के बाद उसको प्रमोशन कर दी, मेरे को बाहर निकाल दिया। अब मैं 8 महीने से घूम रहा हूँ, इनके पास जाता हूँ, उनके पास ये कहते लगा दिया। 1-2 बार लगाया भी सर इन्होंने, हमें वहाँ से पैसे नहीं मिले। ना तो 42 सेक्टर में पहले लगा था, वहाँ से 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली मेरे को। 46 में लगाया, वहाँ से पैसे नहीं मिले। सर कहाँ से मैं कैसे घर चलाऊँगा? मैं 2 बच्चे हैं, बीबी कैसे पालूंगा इनका?
वहीं कुछ और लोग भी जो डीईओ ऑफिस पहुंचे थे, उन्होंने भी शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वह सभी डीसी रेट पर लगे थे। उन्हें भी नौकरी से निकालकर आउटसोर्स पर लगा दिया गया, लेकिन आउटसोर्स पर वेतन 3-4 महीनों तक मिलता ही नहीं। हमें इंसाफ चाहिए। मैं 23 के स्कूल में नर्सरी आया की पोस्ट पे 4 साल से काम कर रही थी, मगर वहाँ पर मिली भगत करके मुझे निकलवाया गया ठेकेदार के साथ। और क्लर्क और मिस्टर गुरजंट सिंह वहाँ पर हैं, उन्होंने मुझे मिली भगत करके मुझे निकलवाया गया और नकली सर्टिफिकेट वाले वहाँ पर बंदे रखे गए हैं। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मैंने कंप्लेन दी कर रही हूँ कि भाई मेरे को भी रखा जाए, मेरे को भी रखा जाए, मगर नहीं रखा जा रहा है। कह रहा है आपको ठेकेदार ने निकाला, हम आपको नहीं रखेंगे। ये जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट वाले रखे हैं, ये ठेकेदार ने रखे हैं? मैम सर ये तो मुझे नहीं पता है, ठेकेदार के ही थ्रू होगा। मेरे पास उसकी वो भी है, मैं उसमें HT में आई थी डुप्लीकेट सर्टिफिकेटों की, मगर उसकी कोई कहीं इंक्वायरी नहीं हुई है, कहीं इंक्वायरी नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जेन्युइन बंदों को भी नौकरी हमारे पास वापस रखा जाए। हमें नकली सर्टिफिकेटों को नौकरी दी जा रही है क्योंकि उनके रिश्तेदार बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हैं। निकाल दिया? हाँ बताया मैंने कि मेरे को निकाला गया है। मेरे मम्मी डैडी इसी डिपार्टमेंट में थे एजुकेशन में, और वो दोनों एक्सपायर हो गए। उनकी डेथ केस के बाद, उस केस पे मतलब डेथ केस पे मुझे रखा गया था, और उसके बाद 5 साल बाद DC रेट पे रखा गया था। DC रेट पे रखने के बाद मुझे इन्होंने निकाल दिया, मतलब रिलीव किया। उसके बाद मुझे भी इन्होंने आउटसोर्स पे ज्वाइन कराया और आश्वासन ये दिया कि हम तुम्हें रख लेंगे, लेकिन आज उस चीज़ को भी 5 साल हो गए सर, मुझे दोबारा इन्होंने DC रेट पे नहीं रखा। वहीं ग्रुप डी यूनियन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने बताया कि चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में इन दिनों बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है और ये किसी से भी छिपा नहीं है। ठेकेदार और प्रिंसिपलों की मिली भगत चल रही है। हर जगह इसकी शिकायत भी की गई, बावजूद इसके ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। महीना 46 सेक्टर में ड्यूटी करवा के पेमेंट नहीं दिया, निकाल दिया, 1 महीने बाद निकाल दिया। सर ये कितनी बड़ी अत्याचार हो रहा है बिल्कुल हमारे डिपार्टमेंट में। बार बार कंप्लेन दे रहे हैं, कंप्लेनर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, और जो बंदा रोजी रोटी मांग रहा है उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, नौकरी से निकाल रहे हैं। फिर मैं प्रधान होने के नाते गरीबों की आवाज़ उठाता हूँ तो मुझे जेल भेज देंगे, मुझे सस्पेंड कर देंगे, मेरे ऊपर चार्जशीट कर देंगे, 2 जनानियाँ प्रिंसिपल इकट्ठा करके मेरे ऊपर गलत आरोप लगा देंगे, जबकि इनके पास कोई सबूत नहीं मेरे खिलाफ कि मैं किसी को गलत बोला आज तक। वहीं इस बारे में जब डीओ नीना कालिया से बात कर सवाल पूछा गया तो उनका सिर्फ यही कहना था, नो कमेंट। आप भी सुनिए। मैडम उसने ऊपर चढ़ के आग लगाई और बोला। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इन सभी लोगों को कब तक इंसाफ मिलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। हमने आपको बीते कल एक खबर दिखाई थी कि सेक्टर 19 में एक निजी बुक स्टोर के बाहर स्कूली किताबें लेने के लिए ग्राहकों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये पेरेंट्स पंचकुला, पिंजौर और कालका के आसपास के नहीं बल्कि और भी दूर से यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि जिन स्कूलों में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ से सिर्फ यही कहा गया कि पुस्तकें सिर्फ इसी दुकान से मिलेंगी और कहीं नहीं। जिसके बाद आलम यह है कि 200-200 मीटर लंबी कतारें पेरेंट्स की लगी हुई हैं। पेरेंट्स का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन और इस बुक सेलर के बीच साठगांठ है, जिसके चलते अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है। इस संबंध में हमने जिला शिक्षा अधिकारी से बात करने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई भी कमेंट्स करने से इनकार कर दिया। जरा इस लंबी लाइन को देखिए। यहाँ कोई खैरात नहीं बंट रही है, यहाँ कोई फ्री वाली सेल भी नहीं लगी है, ना ही कोई लंगर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ लंबी लाइन लगी है। दरअसल ये लोग इस लाइन में सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि इन लोगों ने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्राइवेट स्कूल को चुना है और अब इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। जी हाँ, कल भी हमने आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई थी। तस्वीरें यहीं की थी और आज भी जब पंजाब केसरी की टीम यहाँ पहुंची तो हाल एक बार फिर कुछ कल जैसा ही था। माँ बाप किताबें लेने के लिए लाइन में लगे हैं और परेशान हो रहे हैं। यहाँ तक कि इनका कहना था कि वो आज लगातार तीसरे दिन यहाँ पर किताबें लेने पहुँचे हैं और वो भी अपनी ड्यूटी छोड़कर, अपना काम धंधा छोड़कर। मजबूरी में कोरोना काल में उन्हें इस तरह से लाइनों में खड़े होकर किताबें लेनी पड़ रही हैं। माँ बाप का साफ कहना है कि उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सर बच्चा मेरा माउंट कार्मल में पढ़ता है। सर क्या बोला गया स्कूल में आपको? सर मैं पंचकुला से ट्रैवल करके सेकंड टाइम आया हूँ और स्कूल से यही है कि जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, चंडीगढ़ का भी कल रूल आया है कि 10 से कर्फ्यू है,
कोरोना वायरस बढ़ रहा है, तो ये गैदरिंग आपको दिख रहा है कोरोना वायरस बढ़ाएगी कम करेगी। तो इतना एटलीस्ट स्कूल का इतना होना चाहिए कि जब यहाँ भी बंच मिल रहा है तो पर्सन्स को दे कैन चार्ज वॉट एवर दे आर चार्जिंग एंड वो बंच ऑनलाइन कोरियर पहुँच जाए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और कोई चेयर्स नहीं अवेलेबल है, जो बुजुर्ग हैं, जो एजेड हैं, लेडीज़ है, बच्चे हैं, एक ही लाइन बनाई हुई है। एटलीस्ट उनका सेपरेट लाइन होनी चाहिए ताकि वो भी ईजिली मूव अप हो सके। और तो ये भी बोला जाता है कि सिर्फ दूध का आपको मनचंदा की मिलेगी। हाँ जी, दूध का आपको मनचंदा की मिलेगी। हाँ जी, बस एक ही वेंडर बताया जा रहा है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्योंकि मेरे बहुत से कलीग्स हैं, बैक साइड में भी हैं, वो पटियाला से ट्रेवल कर रहा है, कोई संगरूर से कर रहा है, आना यही है। और तीसरा सर का भी शायद तीसरा चक्कर है। सर आप प्रशासन को कुछ कहना चाहते हो कि इस पर लगाम? सर बस यही कहना चाहते हैं कि सर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा है, तो दे नीड टू सी कि आप खुद लाइन देख रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस, आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस एजेड हैं, आपने देखा है। लेकिन प्रशासन को देखना चाहिए कि गैदरिंग एक तरफ से आप मना कर रहे हो और ऐसी चीज़ें करके गैदरिंग बढ़ेगी और कोरोना वायरस इंक्रीज़ होगा। तो सर इस पर थोड़ा वर्किंग करनी चाहिए और पेरेंट्स को थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। ऑलरेडी सर हर कोई अपना काम छोड़ के लाइन में लगा हुआ है। सर नॉर्मली तो ये है कि जिस हिसाब से हमें किताबें लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, तो हमारी रिक्वेस्ट यही थी कि एज फैक्टर के हिसाब से अलग कर दें। कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग से बोला हुआ है, ठीक है जी। उस हिसाब से अगर लेडीज़ लाइन अलग कर दें तब भी टाइम लिमिट कम होगा, और हम लोग अपना काम छोड़ के किताबें लेने आएंगे तो वो भी हमारा टाइम अफेक्ट हो रहा है। सर कहाँ पढ़ता है आपका बच्चा? सर मेरा अपना जीरकपुर में है। सर ये कहा गया कि सिर्फ आपको मनचंदा की ही बुक मिलेंगी? सर स्कूल की तरफ से ही बोला गया कि मनचंदा इज द डिस्ट्रीब्यूटर, उसी से लेनी पड़ेगी। अब क्या कर सकते हैं? सर आप प्रशासन या सरकार को कुछ बोलना चाहें, जिस तरह से शिक्षा बिक रही है, जबकि शिक्षा सभी का अधिकार होना चाहिए। सरकार, भारत सरकार ने बोला है कि जो बुक एनआरसी की है वो लगनी चाहिए। बिल्कुल, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? सर ये तो स्कूल और प्रशासन के आपस के बीच में बात है कि अगर प्रशासन ने बोला है तो स्कूल को भी इस चीज़ को देखना चाहिए। बट हमें अगर स्कूल की तरफ से यही बोला जा रहा है कि आपको मनचंदा से ही बुक लेनी है, तो हमें तो वही उस हिसाब से लेनी पड़ेंगी, बुक्स लेनी पड़ेंगी। आपको लगता है कि पेरेंट्स का शोषण हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। फीस के मामले में भी है। अब तो हर साल के बाद जैसे 10% फीस इंक्रीज होती है, फीसें भी इंक्रीज हो गई। लास्ट ईयर तो इन्होंने बोला था एडमिनिस्ट्रेशन ने और गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन ये थी कि सिर्फ ट्यूशन फीस दी जाएगी, पर इस साल तो एक्टिविटी फ़ीस और एडिशनल चार्जेस ये सब ऐड हो चुका है। मतलब कि जो हमारी फ़ीस जा रही थी 4000 के हिसाब से, अब जो जा रही है वो 15000 12000 के हिसाब से फीस जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे ये माँ बाप चंडीगढ़, पंचकुला, पिंजौर, मोहाली, जीरकपुर आदि ट्राई सिटी के विभिन्न इलाकों से यहाँ पर किताबें लेने पहुँच रहे हैं। किताबें लेने पहुँचे माँ बाप का साफ कहना है कि उन्हें स्कूल की ओर से कहा गया है कि सेक्टर 19 के मनचंदा बुक स्टोर से ही किताबें मिलेंगी। मानव मंगल स्मार्ट स्कूल जीरकपुर। क्या कहा जाता है स्कूल में कि मनचंदा से किताबें लो, ये लिस्ट भेजी जाती है और कहीं नहीं मिलेंगी। कल मेरा बेटा आके गया 2 घंटे लग के, नंबर नहीं आया। आज मैं आया हूँ, इतनी लंबी लाइन है, सीनियर सिटीजन हूँ मैं। कितने बजे आए थे? अभी तो मैं लाइन में लगा ही नहीं, अभी तो लाइन देख के यहीं खड़ा हूँ। आई एम सीनियर सिटीजन, 63 ईयर्स ओल्ड। नहीं, आपको नहीं लगता ये स्कूल का कमीशन होता है इसलिए ये किताबें यही? ये कमीशन ही तो है, और क्या है जी। कमीशन की वजह से ये है कि मनचंदे कोई सारे देते हैं, वो साथ वाला उसके पास नहीं है। मैं 22 में होकर आया हूँ, 22 में रुमा के साथ दुकान है, वो कहते हमारे पास भी नहीं है। कितनी परेशानी है कि माँ बाप को आजकल बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजनी पड़ती है जी, जबकि एक शिक्षा आज की डेट में बिक रही है। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना जी, कि स्कूलों में प्रतिबंध लगाए कि एक ही दुकान क्यों बनाई हुई है कि उस पर किताबें मिलेंगी। ये देखिए लाइन कहाँ तक जा रही है। माउंट कार्मल में पड़ता है जी। सर क्या बोला गया है, कहाँ मिलेगी किताब? उन्होंने बोला है कि सबसे बड़ा वेंडर यही है और एक ही वेंडर है और किसी के पास सिलेबस अवेलेबल नहीं है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक गाइडलाइंस आई है भी NRTC की जो बुक्स हैं वही सिलेबस सारे स्कूलों में पढ़ाया जाए। तो फिर भी हमें कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमसे पैसे भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं और टाइम से हमें सहूलियत भी नहीं दी जा रही। पंचकुला से मानव मंगल स्कूल से बोला गया कि मनचंदा से ही मिलेगी 19 सेक्टर से बुक्स, और कहीं नहीं? नहीं। और कहीं ट्राई किया आपने? नहीं।
मैडम इसके लिए क्या समझते हैं कि कमीशन होता है या क्या होता है कि यही से कमीशन ही होता होगा, तभी इतनी दूर से आ रहे हैं सारे। कितनी देर हो गई आपको लाइन में खड़े? हमें हाफ एन आवर हो गया, और इतनी लंबी लाइन कभी भी नहीं देखी हमने तो। आप कुछ सरकार या प्रशासन को कहना चाहते हैं? क्या बोल रहे हैं अब, मजबूरी है पेरेंट्स की, लेनी पड़ेगी बुक्स यहाँ पे हम। मैडम ये तो बता दीजिए, जो ये लाइनें लगी हुई हैं, स्कूल की किताबें जो मिल रही हैं, जबकि ये कहा गया है प्राइवेट नो कमेंट्स स्कूल के बारे में किताबों कोई कमेंट्स नहीं देना। ट्राई सिटी में एक ही दुकान से किताबें मिलने का खेला चल रहा है और चंडीगढ़ की जिला शिक्षा अधिकारी कहती हैं नो कमेंट्स। ऐसे में अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर एक ही दुकान से किताबें मिलने का ये खेला आखिर है क्या। मामले में हाईकोर्ट कई बार कह चुका है कि बुक सेलर्स का स्कूल्स के साथ कोई टाई अप नहीं होना चाहिए। स्कूलों को एनसीईआरटी की किताबें लगाने के लिए भी शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं, लेकिन फिर भी ये प्राइवेट स्कूल बिना किसी डर के अलग अलग किताबें लगवाते हैं और इस पर कमीशन का खेल धड़ल्ले से चलता है। हाईकोर्ट के वकील नितिन गोयल ने बताया कि किस तरह से शिक्षा विभाग की नाक के नीचे ये खेल चल रहा है और अधिकारी धरातल पर कदम उठाने के बजाय सिर्फ कागजी कार्रवाई कर इतिश्री कर लेते हैं। हर साल की तरह इस साल भी प्राइवेट स्कूल्स का किताबों का कमीशन का खेल चालू हो चुका। हर स्कूल एक अलग किस्म की किताबों की लिस्ट प्रेस्क्राइब करता है, जिससे मोनोपोली क्रिएट होती है। किसी भी प्राइवेट स्कूल की किताब चंडीगढ़ में पूरे शहर में सिर्फ एक ही दुकान पे अवेलेबल होती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाक के तले ये खेल हर साल होता है। हाईकोर्ट ने कई बार कहा है कि स्कूलों का बुक सेलर्स के साथ कोई टाई अप नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन कागजी कार्रवाई के लिए तमाम ऑर्डर इशू कर देता है, लेकिन कभी एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको निगरानी से नहीं देखता। क्लियर ऑर्डर हो रखे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से भी कि सभी स्कूल्स में सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें कंपलसरी हैं। 2018 में ये ऑर्डर हुए थे। उसके बाद लगातार तीसरा साल है प्राइवेट स्कूल्स बिना किसी डर या खौफ के प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें तो लगाते ही हैं, हर स्कूल अपनी अलग किताबें लगाता है, जिससे कि वो किताबें सिर्फ एक ही दुकान पे अवेलेबल होंगी। हर स्कूल का किसी ना किसी दुकान से साथ टाई अप है। कोरोना का टाइम चल रहा है, पेरेंट्स लाइन में लग रहे हैं, आर्थिक शोषण तो अलग बात है ही है, लेकिन अदरवाइज भी ये न्यूसेंस है। और तमाम हम एडमिनिस्ट्रेशन कदम उठा रहा है, नाइट कर्फ्यू लग रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा वहाँ कितनी भीड़ लग रही है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर एनसीईआरटी किताबें कंपलसरी हो जाए। सही मायने में वो किताबें हर दुकान पे अवेलेबल होगी, इंटरनेट से भी अवेलेबल है, एनसीईआरटी की वेबसाइट से कोई भी डाउनलोड करे और यूज़ कर ले। ये प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन हुआ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस पर सख्ती करनी पड़ेगी। हम कब से ये डिमांड कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि चंडीगढ़ के सभी स्कूलों में, चाहे गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल, सेम किताबें लगाई जाए। हर बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए और सेम एजुकेशन मिलनी चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन, इस पे अगर काम हो जाए तो सारी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। हमने आपसे कल भी कहा था कि बात सिर्फ माँ बाप के परेशान होने की नहीं है, बात सिर्फ प्राइवेट स्कूलों और इस दुकान मालिक की लूट खसूट की नहीं है, बात है इस लूट के खेल की जड़ तक पहुंचने की, इस लूट के खेल को खत्म करने की। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। विदेश में जाकर पढ़ाई करने की चाहत स्टूडेंट्स को रहती है। ऐसे ही कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कनाडा के एक कॉलेज में एडमिशन लिया था, जिसके बदले लाखों रुपए भी खर्च किए थे, लेकिन कॉलेज की एफिलिएशन गलत होने के कारण इन स्टूडेंट्स को वीजा नहीं मिल पाया। अब ये स्टूडेंट्स ना तो यहाँ के रहे न वहाँ के, जिसके बाद आज अलांते मॉल में कैनेडियन एम्बेसी के बाहर इन स्टूडेंट्स ने साइलेंट प्रोटेस्ट किया। बाहर के मुल्कों में जाकर पढ़ाई करना हर किसी बच्चे का सपना होता है, लेकिन इसी सपने को देखते हुए ये स्टूडेंट्स को 1 साल से ऊपर हो गया है जिन्हें अभी तक वीजा नहीं मिल पाया, जिसके चलते इन स्टूडेंट्स ने अलांते मॉल के बाहर शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अलांते मॉल के अंदर ब्रिटिश काउंसिल का ऑफिस है, जिसके चलते इन छात्रों ने मॉल के बाहर प्रदर्शन किया। हाथों में होर्डिंग पकड़े इन स्टूडेंट्स का सिर्फ यही कहना है कि उनके भविष्य को देखते हुए उनकी सोचें। करीब 3 घंटे तक इन स्टूडेंट्स का प्रदर्शन चला।
क्यूबेक प्रोविंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ 10 ਕਾਲਜਿਸ ਜੋ ਕਿ DLI ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ CAQ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, 30 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ CAQ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ CAQ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਬਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਲਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ AIP ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ CAQ ਸੀ ਔਰ ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ AIP ਮਿਲੀ ਆ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ, ਫੈਬਰਰੀ ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ AIP ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਟਵੀਟਸ ਦਾ। ਐਮਬੈਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨ ਡਿਊ ਕੋਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਂਸੂਲ ਜਨਰਲ ਤੱਕ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸਰ ਵਾਅਦਾ ਸਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਐम्बेसी ਦੇ पोर्टल ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी फाइल लॉन्च करे, ठीक है, उन्होंने कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो देना होता है कि 45 डेज़ के अंदर इनको रिजल्ट देना होता है। लेकिन 45 डेज़ क्या, हमें एक साल हो गया ऑनलाइन स्टडी करते हुए। 8 से 9 लाख रुपए कॉलेज की फ़ीस है, 5 से 6 लाख रुपए GIC है, मेडिकल बायोमेट्रिक सब खर्चा मिला के 15 से 20 लाख रुपए दे चुके हैं हम। लेकिन हमें 1 साल हो गया ऑनलाइन स्टडी करते हुए, अभी तक कुछ नहीं मिला हमें। ऑनलाइन स्टडी घर पे कर रहे हैं हम 5 बजे से, शाम के 5 बजे से रात को 1 या 2 बजे तक, लेकिन अभी तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। आपको बता दें कि करीब 10,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वीजा नहीं लगा है और एक स्टूडेंट ने 15-15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिसकी वह सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई बार शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके काउंसिल की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बता दें कि अब स्टूडेंट्स का अगले सेमेस्टर भी शुरू हो गए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर कोई जल्द फैसला नहीं लिया गया तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि इन बच्चों के भविष्य के लिए क्या फैसला लिया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। आज वर्ल्ड हेल्थ डे भी है। हम हेल्थ की बात करें तो लोग बीमार होते जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है और शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां अब आम लोगों में लगने लगी हैं। इसको क्या कारण है, यह सब जानने के लिए हमने बातचीत की पीजीआई के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर JS ठाकुर से, जिनका कहना था कि लोगों की दिनचर्या बदल गई है, जो कि हेल्थ पर बुरा असर डाल रही है। क्या कहा प्रोफेसर राजेश ने, आज सुनते हैं। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। अगर आज हम हेल्थ की बात करें तो लोग बीमार होते जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है और शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां अब आम होने लगी हैं। इसके क्या कारण हैं, इन सब पर हमने बातचीत की पीजीआई के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर JS ठाकुर से, जिनका कहना था कि आजकल की सबसे बड़ी बीमारियां हमारे लाइफस्टाइल के कारण हैं। चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट, क्रॉनिक लंग डिजीज, मेंटल हेल्थ डिजीज हैं, ये सभी जीवन शैली के कारण हैं और चंडीगढ़ में भी लोग अपनी जीवन शैली के कारण बीमार पड़ रहे हैं। हमें अच्छी जीवन शैली अपनानी चाहिए जिससे हमारा आहार अच्छा हो। तंबाकू और शराब के सेवन से बचना चाहिए और खासकर तनाव से भी। इसको लेकर पीजीआई ने भी एक अभियान चलाया है, खेलो और हंसो हंसाओ। हमें हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। हमें हमारे खाने में खूब फल और सब्जियां बढ़ाएं, नमक का सेवन कम करना चाहिए और सबसे अहम बात, आधे घंटे के लिए कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। चंडीगढ़ में भी जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो अपनी जीवन शैली की बीमारियों से ही लड़ रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक, जिसको कहते हैं कि एक जीवन शैली ऐसी अपनाएं जिसमें हमारा आहार सही हो, जिसमें हम खूब फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हों, तंबाकू और शराब से हम बचें और जो स्ट्रेस है उससे दूर रहें। इसके लिए हमने अभी एक ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस इनिशिएटिव चलाया है, जिसका जो इंडिया में वर्जन है, खेलो, हंसो हंसाओ,
बढ़ो बढ़ाओ। इसका मतलब ये है कि खेलों का जो तात्पर्य ये है कि हमारा जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो काफ़ी हमें करनी चाहिए, हमारा जो डाइट है वो हेल्दी होनी चाहिए, हंसो हंसाओ मीन्स कि हमें हैप्पीनेस जो है वो सेंटर स्टेज पे रखनी चाहिए, और जो भी स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल है उसको निभाना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में रखना चाहिए। तीसरी चीज़ है बढ़ो बढ़ाओ। सो ये हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई डॉक्टर्स की नहीं है, ये एक सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये गवर्नमेंट के एक हेल्थ डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बट अदर डिपार्टमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको हम होल ऑफ द सोसाइटी, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की बात करते हैं, और मल्टी सेक्टोरल पार्टिसिपेशन, हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इन सभी को इकट्ठे काम करना होगा यदि हम चाहते हैं कि ये हमारा देश जो है खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, और यदि देश खुशहाल होगा, स्वस्थ होगा, तो विश्व भी उस तरह से स्वस्थ और खुशहाल रहे। हाँ, जो ये सारी, जैसा कि मैंने कहा है कि ये जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, अपने आप जो हम अपना खाना है उसमें खूब फल और सब्जियां, जिसमें हम 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करते हैं, और नमक कम खाएं, जो अपना ऑयल्स हैं उसको कम करें, और जो अपने हाई फाइबर डाइट है उसको प्रमोट करें। दूसरी चीज़ जो है, जैसे मैंने कहा कि हर आदमी को कम से कम 30 मिनट का जो है फिज़िकल एक्टिविटी डेली अडल्ट को करनी चाहिए, बच्चों को कम से कम 1 घंटा करनी चाहिए। तंबाकू और शराब के उससे बचें हम, और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल को अपनाएं। गौरतलब है कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहा है, जिसके चलते लोगों को बीमारियां लग रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। स्पेशल इन्फोर्समेंट टीम ने नदी में अवैध माइनिंग करते हुए पोकलेन और एक ट्राला को पकड़ लिया, लेकिन जमीनी सीमा का पता नहीं। पंचकुला सेक्टर 28 स्थित घग्गर नदी के पास हरियाणा की नेशनल इन्फोर्समेंट टीम ने यह कार्रवाई की है। अवैध माइनिंग करते हुए पोकलेन और एक ट्राला उन्होंने पकड़ा है। कुछ समय बाद पंजाब पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन जमीन सीमा के विवाद को लेकर के मामला उलझ गया। क्या था मामला, आज देखते हैं। मंगलवार को हरियाणा की स्पेशल इन्फोर्समेंट टीम ने सेक्टर 28 के पास घग्गर नदी में अवैध माइनिंग करते हुए पोकलेन और एक ट्रॉले को पकड़ा, जिसके कुछ मिनट बाद ही मौके पर पंजाब पुलिस भी पहुंच गई और उन्होंने एसईटी और माइनिंग विभाग को पंजाब के एरिया में माइनिंग होने की बात कहकर ट्रॉला और पोकलेन को उनके कब्जे में लेने को कहा। मामला बढ़ता देख मौके पर पंजाब और हरियाणा के दर्जनों पुलिस कर्मचारी पहुंच गए। साथ ही दोनों राज्यों के रेवेन्यू ऑफिसर भी मौके पर पहुंचे, ताकि वो बता सकें कि माइनिंग पंजाब के एरिया में हो रही थी या फिर हरियाणा के। सूचना मिली, मैं मौके पर यहाँ पहुँचा तो मैंने मौके पर देखा कि यहाँ काफ़ी मात्रा में पोपलाइन के द्वारा, ट्रैक्टरों द्वारा, डंपरों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था। जैसे ही मैं मौके पे पहुंचा, ट्रैक्टर और डंपर जो एलिजिबल थे भाजने में वो भाज गए। पोपलाइन को मैंने रोक लिया। पोपलाइन को जैसे ही रोका तो उधर से जिस मालिक की पोपलाइन थी वो आ गया। उसने मेरे को बताया जी कि ये पंजाब में है। तो मैंने अपने माइनिंग अफसर ओमदत्त जी को यहाँ मौके पे बुलाया और पटवारी जी तहसीलदार मौके पे आए, उधर से पंजाब से भी मौके पे आए। उन्होंने इसका कोई सोल्यूशन नहीं अभी इस बारे में निकाला गया कि ये पंजाब में है हरियाणा में, क्योंकि ये हो ही नहीं पाया कि भी इसकी पैमाइश कर सके फित्ते के। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान ना ही पंजाब को अपनी सीमा के बारे में जानकारी थी और ना ही हरियाणा के अधिकारियों को पता था कि घग्गर नदी में उसकी जमीन कहां तक है। करीब 4 घंटे से ज्यादा समय तक की आपसी बहस के बाद जीपीएस से निशानदेही को लेकर फाइनल निर्णय लिया गया, जिसके बाद करीब 6 बजे दोनों टीमें मौके से वापस गयी। यहाँ पर माइनिंग डिपार्टमेंट पंजाब ने एक इसमें ठेका दिया होगा जी, तो वो अपनी यहाँ माइनिंग कर रहे थे। आज हमारी एनजीटी टीम ने एक पोकलाइन पकड़ी थी, जिस पे हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट, हरियाणा माइनिंग डिपार्टमेंट और पंजाब माइनिंग डिपार्टमेंट दोनों मौका पर आए हैं। कानून का पटवारी भी आए थे अपने, लेकिन अभी तक इसकी बाउंड्री लाइन का डिसीजन नहीं हो पाया।
स्पेशल एनफोर्समेंट टीम के मुताबिक उन्हें मुखबिर से पता चला था कि घग्गर नदी के हरियाणा के हिस्से में अवैध माइनिंग हो रही है, जिसके बाद टीम की ओर से जीपीएस के सहारे लोकेशन ट्रेस की गई और उसके मुताबिक घग्गर नदी में मौके पर पहुंचकर अवैध खनन में शामिल पोकलेन और ट्रॉले को पकड़ा गया। अभी ये डिसाइड नहीं हो पाया यहाँ पर, जैसे डिसाइड हो जाएगा तो अभी अंडरटेकिंग ले ली है उधर ठेकेदार के, उन्होंने बताया यहाँ पे लीगल ठेका है। हाँ। और अभी दोनों पटवारी दोनों जिलों के पटवारी आए थे, दोनों राज्यों के, उन्होंने बताया भी ये ऐसे बाउंड्री क्लियर नहीं हो पाई। पंजाब और हरियाणा के रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी नक्शा लेकर मौके पर पहुंचे थे। हालांकि नक्शे से दोनों राज्यों के रेवेन्यू के कर्मचारी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद आखिर में ये फैसला लिया गया कि सरपंच की निगरानी में पोकलेन और ट्राला रहेगा जब तक निशानदेही नहीं हो जाती, और उन दिनों में पोकलेन और ट्राले को घग्गर नदी में हरियाणा के दायरे में माइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरपंच की होगी और पुलिस और माइनिंग विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस की पंचकुला इकाई ने किसानों के समर्थन में पंचकुला सहित पूरे हरियाणा में कृषि कानून वापस करवाने और रोहतक में किसानों पर हमले को लेकर प्रदर्शन किया। उपायुक्त कार्यालय के बाहर पहुंचे कांग्रेसियों ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल हरियाणा को एक मांग पत्र भी दिया है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र और हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस कृषि कानूनों को रद्द करवाने और किसानों पर हुए हमले को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच पंचकुला में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजा। कांग्रेस के इस प्रदर्शन की अध्यक्षता हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्र मोहन बिश्नोई और हरियाणा महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष ने की। इस दौरान चंद्र मोहन बिश्नोई ने सरकार पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जन माननीय उपायुक्त महोदय को मिलने आए थे, उनको हमने ज्ञापन दिया राज्यपाल जी के लिए, और हमारी 3 ही मांगे हैं उसमें। नंबर 1 तो जो 3 कानून हैं उनको तुरंत रद्द किया जाए। 300 से ऊपर किसान हमारे भाई मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। दूसरा, जो रोहतक में पिछले दिनों जो हमारे किसान भाई शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहे थे, उन पे लाठियां बरसाई गई, बहुत से हमारे साथी घायल हुए उसमें। उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और तीसरा हमारा ये है कि जो जेजेपी और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर प्रेस के माध्यम से जो भड़काऊ बयान देते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे किसानों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचती है। बीजेपी का दिमाग का दिवालियापन निकल चुका है, उनके बारे में क्या कहना है। अगर उनको उतना है तो उनको चाहिए कि पार्लियामेंट भंग कर दें, देश में नए कानून दे, नया चुनाव करें, मालूम पड़ जाएगा कानून सही है या गलत है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस लंबे समय से प्रदर्शन कर रही है। तीनों कृषि कानूनों को लगातार वापस लेने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर कांग्रेस एक बार फिर सड़कों पर उतर आई है। देखिए, ये आज पूरे हरियाणा के जो पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज ये प्रोग्राम हो रहा है। शैलजा जी के निर्देशानुसार ये प्रोग्राम किया जा रहा है, ज्ञापन देने का। गवर्नर को ज्ञापन देना है हमें, तो वो इसलिए कि रोहतक में जो किसानों के ऊपर इतनी गलत कार्रवाई की गई है, उन पे लाठीचार्ज किया गया है, इतने लोग घायल हो गए हैं और जो ये आंदोलन चल रहा है 300 से ज़्यादा लोग की शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस सरकार को बिल्कुल जू ही नहीं रेंग रही है। तो उसको जगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए ये ज्ञापन दिया है। देखिए, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसके ऊपर उसकी जो सरकार है, जो सेंटर में बैठी है, जो हरियाणा सरकार है, चाहे कहीं की भी बीजेपी सरकार हो, वो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, पानी की बौछारें हो रही है। कितने किसान मर गए, इनको कोई शर्म नहीं आ रही। आप एक अभिनेता कोई एडमिट होता है तो उसका हाल ट्विटर पे इतने हाल पूछे जाते हैं जी, ये वो। तो किसान क्या आम इंसान नहीं है, आम जनता नहीं है, तो उनका क्या हालचाल नहीं पूछा जाना चाहिए? उनकी आवाज़ नहीं सुननी चाहिए? उनको आवाज़ सुननी चाहिए और एक दिन को सुननी पड़ेगी। सरकार को किसानों के हक देना पड़ेगा और इसी की लड़ाई के खातिर हम यहाँ पे आज मेमोरेंडम पकड़ाने आए हैं। और पता चला है कि डीसी साहब तो ट्रेनिंग पे गए हुए हैं और हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कौन आता है। हम चाहते हैं कि किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाई जाए। दिल्ली में किसानों के आंदोलन को 4 महीने से भी अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी ना तो कोई हल निकला है और ना ही किसान आंदोलन से उठने को तैयार है।
ज्यादातर किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर विरोध जता रहे हैं, तो इधर कांग्रेस सड़कों पर रोष रैली निकालकर प्रदर्शन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। मंगलवार की रात ट्राई सिटी में आई तेज आंधी और तूफान के बाद कई जगह पेड़ टूटने की खबर है। रात 11 बजे आई आंधी के दौरान हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा नापी गई है। इस दौरान 2.9 mm बारिश भी हुई, जिसका असर तापमान में देखा गया और तापमान गिरकर 5 डिग्री तक कम हो गया। मंगलवार की रात आई तेज आंधी से शहर में कई जगह पेड़ों के टूटने की खबर है। रात 11 बजे आई आंधी के दौरान हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस दौरान बारिश भी हुई, जिसका असर तापमान में गिरावट के तौर पर भी देखने को मिला है। जगह जगह पेड़ गिरने से सुबह शहर के कई हिस्सों में जाम की स्थिति देखने को मिली। इस वजह से वाहन चालकों को खासी दिक्कत का सामना भी करना पड़ा। तेज आंधी की वजह से सेक्टर 27 में कल रात कई पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए थे, जिसके कारण वहां कल रात से लाइट भी नहीं थी। लोगों का कहना था कि इस समय से पेड़ों की कटिंग होनी चाहिए ताकि इस तरह की आंधी से कोई नुकसान ना हो। रात 11 बजे लाइट चली गई और खिड़की के शीशे टूट गए हमारे, और इतनी तेज तूफान आया, सारा एक पड़ोस में टीन भी निकल के उड़ गई, बच्चों को चोट आई। लेकिन और सुबह आई, फिर 9:30 बजे लाइट आई। हाँ जी, हाँ पेड़ टूटे हमारे 29-30 की चौक के पास 2 पेड़ टूटे हैं। एक्चुअली राती जो लाइट गई है तो उस कारण बच्चों को बहुत तंगी हुई। गर्मी के दिन ने तो इन्हों पेड़ों की इन्होंने कटिंग नहीं करी हैगी कॉरपोरेशन ने, तो जिस कारण चंडीगढ़ के वासियों को बहुत तंगी रही है। सेक्टर 27 की सारी रात लाइट नहीं आई। सवेरे 7 बजे भी मैं कॉल खुद करी है डिपार्टमेंट, उन्होंने भी कहा जी हले कोई अता पता नहीं है जी, घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। सर कई पेड़ भी गिरे हैं। सर पेड़ भी गिरे हैं जी, इन्होंने कटिंग नहीं कराई हैगी जी। असे तो असे बहुत प्रॉब्लम होंगी है। हुण तूफान आते ने, पेड़ां गड्डियां ते भी गिरते हैं, कटिंग नहीं कराते हैं कॉरपोरेशन जी। वहीं मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते आंधी आई है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य तापमान से 2.1 डिग्री सेल्सियस कम था। न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री है, जो कि सामान्य तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। जानकारी के लिए बता दें कि आंधी की वजह से कई जगह पर पेड़ टूटकर बिजली की तारों पर भी गिरे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। और मौसम, ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 22% है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन तापमान में खास अंतर नहीं आएगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपको फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाकर रखिए और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैक्सीनेशन भी कराएं, खुद भी कराएं और आसपास रहने वालों को भी उससे प्रेरित करें। खुद भी बचें और दूसरों को बचाएं, क्योंकि बचाव ही इसका इलाज है। कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश छांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।